नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। हमने बुक सेकंड का अध्याय फर्स्ट समाप्त कर लिया है। अब हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास का अर्थ क्या है, प्रवास की परिभाषा। तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से बसना प्रवास कहलाता है। जिस स्थान से व्यक्ति जाता है उस स्थान को उद्गम स्थान कहते हैं और उस व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं, और जिस स्थान पर व्यक्ति जाता है उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं और वहाँ वह व्यक्ति अप्रवासी कहलाता है। प्रवास की गणना 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना के समय से ही करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में प्रवास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है? अगर वह व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है तो कोई बात नहीं। यदि नहीं आंसर देता है तो उससे यह पूछा जाता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ है या नगरीय क्षेत्र में पैदा हुआ है। फिर ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र का डिसाइड होने के बाद उससे उसका ज़िला पूछा जाता है, फिर राज्य का नाम पूछा जाता है। इस प्रकार ये एंट्री करने के बाद अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह भारत से बाहर पैदा हुआ है तो उस देश का नाम पूछा जाता है, किस देश में वह पैदा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हम कि क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है, कि व्यक्ति है जो कहीं और से आकर यहाँ पर बसा है। अगर वो हाँ का आंसर देता है तो उससे यह जाना जाता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र से आया है या नगरीय क्षेत्र से आया है। फिर उस ज़िले का नाम पूछा जाता है, फिर राज्य का नाम। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बाहर से आया हुआ हूँ तो उससे देश का नाम का जानकारी ली जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, निवास स्थान से प्रवास का क्या कारण था, कि वह वहाँ से प्रवास उसने क्यों किया। वो प्रवास के कारण कई हो सकते हैं। शिक्षा के लिए प्रवास करेगा, स्वास्थ्य के लिए प्रवास करता है, या अन्य कोई कारण है, या रोजगार के लिए प्रवास करता है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, गणना के स्थान पर निवास की अवधि। जिस समय गणना हो रही है उस समय तक वह व्यक्ति कितने साल तक वहाँ पर रह चुका है, जैसे 5 साल, 10 साल या 15 साल तक, कितनी अवधि तक वह रह चुका है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है, एक तो जन्म स्थान के आधार पर और एक निवास स्थान के आधार पर। यदि जनगणना के समय जन्म स्थान अगर भिन्न है तो वह जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाता है। अगर गणना के समय निवास का स्थान पिछले स्थान से भिन्न है तो वह प्रवासी कहलाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि हमारी बुक में 2001 के आंकड़े दिए हुए हैं इसलिए हम उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो 30.7 करोड़, लगभग 30% जनसंख्या है जो जन्म के स्थान के आधार पर प्रवासी है, और 31.5 करोड़ या लगभग 31% जनसंख्या है जो निवास के स्थान के आधार पर प्रवासी है। प्रवास की धाराएं। प्रवास के धाराएं राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास देश के भीतर होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास विदेशों की तरफ, मतलब फॉरेन में लोग जाते हैं। राष्ट्रीय प्रवास की 4 धाराएं हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या में सर्वाधिक प्रवास होता है, ये विवाह के कारण प्रवास होता है। जबकि ग्रामीण से नगरीय में अंतर्राज्यीय प्रवास होता है, वो रोजगार की तलाश में पुरुषों का सर्वाधिक प्रवास होता है। नगरीय से नगरीय में नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के कारण प्रवास होता है। नगरीय से ग्रामीणीय प्रवास है जो बहुत कम मात्रा में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जनगणना 2001 के अनुसार 50 लाख लोग अन्य देशों से आकर भारत में आए प्रवासी के रूप में। उनमें से 96% है जो अपने पड़ोसी देशों के
प्रवासी थे। उनमें सर्वाधिक है जो बांग्लादेश से 30 लाख लोग आए, पाकिस्तान से 9 लाख लोग आए, नेपाल से 5 लाख लोग आए और 1.6 लाख शरणार्थी भी इसमें शामिल है। यहाँ से प्रवासी इतने आए 50 लाख। यहाँ से जाने वालों की संख्या है जो लगभग जो उत्प्रवासी है लगभग 2 करोड़ के लगभग है। ये विश्व के 100 देशों में फैले हुए हैं। ये 2 करोड़ लोग हैं जो प्रवास में स्थानिक भिन्नता, मतलब प्रवास सभी जगह से समान रूप से नहीं हुआ। प्रवासी सभी जगह समान रूप से नहीं गए, कहीं पे अधिक गए, कहीं पे कम गए, कहीं से प्रवास अधिक हुआ, कहीं से प्रवास कम हुआ। तो ये महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा ये ऐसे प्रदेश है जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया, मतलब अपनी ओर खींचे। 23 लाख आप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश व बिहार से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब यहाँ से लोग अधिक संख्या में गए, यहाँ से लोगों ने अधिक उत्प्रवास किया। नगरीय समूहों में बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए। मुंबई के अंदर है जो सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए। इसमें अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक था, मतलब उसी राज्य के प्रवासी लोग अधिक आए और राज्यों की तुलना में। इसके प्रवास के कारण, प्रवास के 2 कारण हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब होता है जो पुश करते हैं, धकेलते हैं, मतलब ऐसे कारण जो उनको बाध्य करते हैं उस स्थान को छोड़ने के लिए। तो जो लोगों के निवास स्थान या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, जिसमें गरीबी है, कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष। अभी आपने देखा कोरोना महामारी के कारण जो प्रवास हुआ, अधिकतर नगरीय से ग्रामीण की ओर प्रवास हुआ, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके कारण प्रवास हुआ। तो ये प्रतिकर्ष कारक हैं। गरीबी के कारण रोजगार की तलाश में लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या का दबाव, अधिक जनसंख्या होने के कारण कृषि भूमि है उसका बंटवारा हो जाता है, छोटे छोटे खेत हो जाते हैं, तो उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल उतना ही रहता है और जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसके दबाव के कारण भी लोग उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। अच्छी सेवाओं की तलाश में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में लोग वहाँ से नगरीय शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं। शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध है, स्थानीय संघर्ष है, लड़ाई झगड़े हैं, जिसके कारण भी लोग अपने उद्गम स्थान से प्रवास करते हैं। अपकर्ष कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं, वो कारक होते हैं, वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं, पुल फैक्टर कहलाते हैं। जैसे बेहतर अवसर, कहीं पर हमें अच्छा रोज़गार मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे। नियमित काम का मिलना, अगर नियमित रूप से हमें काम मिलेगा तो उस स्थान पर हम अधिक जाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के बेहतर अवसर, अच्छी शिक्षा जहाँ प्राप्त होगी वहाँ पर हम जाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी वहाँ पर जाएंगे। अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे वहाँ पर हम जाना पसंद करेंगे। मनोरंजन के स्रोत, जहाँ पर हमें मनोरंजन के अच्छे मतलब विविध प्रकार के स्रोत होंगे वहाँ पर हम जाना पसंद करेंगे। तो ये कारक हैं अपकर्ष कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुरुष और स्त्रियों के जो प्रवास के कारण हैं वो भी भिन्न हैं। जैसे काम और रोजगार की तलाश में पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक होता है,
38% होता है, जबकि स्त्रियों का प्रवास है वो 3% होता है। विवाह के लिए स्त्रियों का प्रवास है जो 65% होता है, और यह प्रवास है जो ग्रामीण से ग्रामीण में होता है। और मेघालय इसका अपवाद है। मेघालय में क्या होता है, मातृ सत्तात्मक होने के कारण विवाह करने के बाद में पुरुष को स्त्री के घर जाना होता है, जबकि अन्य राज्य इसके विपरीत है कि स्त्री को पुरुष के घर आना होता है। तो ये एक अपवाद है वहाँ। प्रवास के परिणाम। प्रवास है जो क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। प्रवास लोग कम अवसर और कम सुरक्षा वाले स्थानों से बेहतर अवसर और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके प्रवास के परिणाम आर्थिक परिणाम निकलते हैं, जनांकीय परिणाम है, सामाजिक परिणाम है, पर्यावरणीय परिणाम है और अन्य। प्रवास का आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ होती है। मतलब जो प्रवासी होते हैं वो उद्गम स्थान पर अपने परिजनों के लिए पैसे भेजते हैं। उन पैसों को क्या कहते हैं, हुंडी। तो वो हुंडी भेजते हैं जो हमारे देश के विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत है। मतलब विदेशी विनिमय का मतलब है विदेशी व्यापार करने के लिए हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है। वो हमें प्रवासियों द्वारा भेजी गई करेंसी के माध्यम से ये एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि वो विदेशी मुद्रा यहाँ भेजते हैं, उस मुद्रा से हम व्यापार करते हैं। फिर है पंजाब, केरल, तमिलनाडु से के लोग हैं प्रवासी, वो अधिक मात्रा में हुंडियाँ भेजते हैं। उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में ये हुंडियाँ महत्वपूर्ण सहायक है। भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण आदि में इन हुंडियों का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक परिणाम है जो हैं इन प्रवास के कारण महानगर क्या हुए, अति संकुलित हुए। महानगरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे क्या है, संकुलन बढ़ गया है। और गंदी बस्तियों का विकास, गंदी बस्तियों में वृद्धि हुई है। फिर जनांकीय परिणाम, डेमोग्राफिक रिजल्ट क्या है, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। प्रवास से जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या जाती है, तो कहीं पर जनसंख्या बढ़ती है, कहीं पर घटती है। तो इससे क्या होता है, आयु लिंग संरचना में असंतुलन पैदा होता है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में पुरुषों का प्रवास अधिक होता है, तो शहरी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। इससे लिंगानुपात में अंतर आ जाता है कि वहाँ पर लिंगानुपात विपरीत हो जाता है। सामाजिक परिणाम क्या निकलते हैं, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्लस समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं प्रवासी क्या होते हैं, नवीन प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित विचारों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रसार करते हैं। प्रवासी नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। प्रवास से विविध संस्कृतियों का आपस में क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं। इससे नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं कि जब लोग वहाँ अपने गांव से शहर की ओर प्लान करते हैं, तो वहाँ पर वो अकेलापन महसूस करते हैं, गुमनामी में रहते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर कोई परिचित नहीं होता, तो उनकी बातचीत नहीं हो पाती। इस कारण वो अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, अपने समाज से वो कट जाते हैं। इसके कारण वो क्या करते हैं, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अपराध या नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं, और वो इस कुरीति में फंस जाते हैं। प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम क्या निकलते हैं। प्रवास के कारण नगरों में क्या है कि भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। नगरीय बस्तियों के अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि होने से
जगह जगह मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। जैसे मुंबई में धारावी नगरी है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में गिरावट आती है, प्रदूषण बढ़ता है और वह गंदे जल का निपटान व ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फिर नगरीय क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य होता है वो कंक्रीट से होता है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों का तापमान है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान से अधिक हो जाता है, जिससे नगर ऊष्मा टापू या हीट आइसलैंड बन जाते हैं। मतलब ऊष्मा के द्वीप, आइसलैंड, ऊष्मा यहाँ अधिक उत्सर्जित होती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है।